हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे, इंट्रोडक्शन वगैरह देख चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोसेस देखेंगे या प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या कारण होते हैं, क्यों बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखिए हमारे पास जो है हाथों में नोट्स है। जो लोगों को नोट्स लेना है वो हमारे पास टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाइए और वहाँ से आप ये नोट्स को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कहता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एज पर कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है ना। आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है या तो कैश बुक के आधार पर या तो पासबुक के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस हैं, आपको लगभग 4 केसेस हैं और ये 4 केसेस के अकॉर्डिंग आपको जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने होते हैं। अगर केस 1 की बात चले तो हम लोग इस वीडियो में केस 1 के बारे में देखेंगे। केस 1 की बात अगर किया जाए तो कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ होगा तो किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है ना। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। देखिए 4 कॉसेस आपके होते हैं, 4 कॉसेस। पहला केस होता है आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS, जब आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो। दूसरा, जब प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का कैश बुक का आपका डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। पहला पासबुक जो होगा, पासबुक नहीं, पहला अगर केस हम लोग देखें तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और दूसरा कौन सा केस होंगे आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तीसरा केस होंगे आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। और चौथा केस जो होंगे आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस या जिसको हम लोग डेबिट बैलेंस जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये 4 केसेस होते हैं। पहला केसेस क्या होता है, पहला केसेस प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। दूसरा क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। तीसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बैलेंस या तो फिर उसी को हम लोग जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है ना। और चौथा केसेस जो होता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस और डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। ये 4 केसेस होते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो केस देखेंगे वो हमारा पहला केस क्या होगा, आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ नहीं एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है ना। चलिएगा इसके अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो आप लोग को हम बता दें कौन कौन से आइटम्स जुटेंगे, कौन कौन से आइटम्स घटेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कहता है कि आइटम अमाउंट टू बी एडेड। आप लोग नोट्स जो है उसको देख लीजिए, आप लोग नोट्स का हेल्प लेते रहिए और उसके साथ आप समझने का प्रयास करिएगा। कहता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक इशू किया गया है लेकिन उसको प्रेजेंट पेमेंट के लिए नहीं किया गया, तो वैसी स्थिति में हम लोग ऐड कर देंगे इसके तहत। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है कि पासबुक पर जो है इंटरेस्ट जो को क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट जमा कर दिया गया है पासबुक पर, लेकिन हमने कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो वो दोनों आइटम्स जुट जाएंगे। फिर तीसरा, अमाउंट ऐड होने वाले, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अमाउंट को हमने कैश बुक अमाउंट को जो हमारा कस्टमर था वो हमारा डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वैसी स्थिति में हमने उसको अपना कैश बुक में फिलहाल अभी मेंशन नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर आगे 4th पॉइंट में कहता है कि डिविडेंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि कहिए तो जितने भी कैश बुक में मेंटेन नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस, यानी कि कहने का मतलब कि अगर पासबुक के बैलेंस आपका मेंटेन रहेगा, पासबुक पर आपका लिखा हुआ है, चढ़ गया है, लेकिन आपका कैश बुक मेंटेन नहीं किया गया, वो सभी आइटम्स को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। कौन से आइटम्स को जोड़िएगा, आपका जो है प्रिपरेशन ऑफ BRS व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। इस स्थिति में अगर आपको
पेमेंट मिलता है, बैंक में डिपॉजिट हो गया है, बैंक में जमा हो गया, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैंक में आपका डिपॉजिट हो गया है और आपका कैश बुक पर मेंशन नहीं किया गया, कैश बुक में आपने एंट्री नहीं किया है, वो सभी आइटम्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब लेस करने वाले देखते हैं। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक पे कर दिया है, पेड कर दिया बैंक में, लेकिन उससे कलेक्ट नहीं हुआ है, वो सब आइटम्स को हम लोग घटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड इन द पासबुक। चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कलेक्ट करने के लिए, लेकिन पासबुक पर भी उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, यानी कि पासबुक पर वो अभी नहीं आया है, तो वो सभी आइटम्स को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तीसरा कहता है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिजोनर्ड। चेक को हमने बैंक में जमा किया और ऐसी स्थिति में फिर हमारा वो चेक जो था डिजोनर्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारा पासबुक पर नहीं प्रिंट हो पाया, तो वैसे अमाउंट को घटा देंगे। यानी कि अगर आप शॉर्टकट में बात किया जाए तो वैसा हर एक आइटम जिसको आपका पासबुक पर एंट्री हो गया है, पासबुक पर आपने रिकॉर्ड कर दिया है और कैश बुक पर रिकॉर्ड नहीं किया है, वो सभी आइटम्स को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और वैसा हर एक आइटम जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक से आपने काम किया है, लेकिन आपका बैंक से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, यानी कि जैसे कि देखिए चेक हमने बैंक में दे दिया लेकिन चेक अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो वैसे हर एक आइटम्स को आप घटा दीजिएगा। ठीक है ना, क्या बोले आपको, वैसा हर एक आइटम जो आपका बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, बैंक से आपका काम होंगे, लेकिन आपके बैंक का पासबुक पर नहीं होगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, चेक को आपने इशू किया, चेक को डिपॉजिट आपने किया, तो आप तो अपना ये कैश बुक पर मेंटेन तो करिएगा ना कि हमने चेक इशू किया था, और वैसे स्थिति में बैंक को कभी कभी टाइम लग जाता है आपका क्रेडिट करने में, चेक को क्रेडिट करने में अकाउंट में आपका टाइम लग जाता है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका बैंक में बैलेंस नहीं जाएगा, कोई भी चेक हो या कोई भी कंडीशन हो जिसकी वजह से आपका बैंक में पेमेंट नहीं पहुंच पाता है, आपने बैंक में डाल दिया लेकिन आपके अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हुए, वो सभी को घटा दीजिएगा। ठीक है ना, वो हर एक आइटम को आपको घटा देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कहता है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, घट जाएंगे। एन अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द पासबुक, वो भी घट जाएंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी घट जाएंगे। चेक इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक, ये भी घट जाएंगे। इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, कमीशन, बैंक चार्ज एटसेट्रा चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी घट जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड बट डिजोनर्ड, ये भी घट जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड इन पासबुक, ये सब घट जाएंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ये भी घट जाएंगे। ठीक है ना, ये सब इतने आइटम जो थे, यानी कि 8 आइटम्स जो है वो आपका घट जाएगा और 8 आइटम्स आपका ऐड होंगे। ऐड होने वाले में आइटम्स का नाम सुन लीजिएगा। कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तीसरा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चौथा, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पांचवा, चेक सेंट टू बैंक कलेक्टेड और क्रेडिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये भी ऐड हो जाएंगे। एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, ये ऐड हो जाएंगे। चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यह भी ऐड हो जाएंगे। बैंक बिल रिसीवेबल कलेक्टेड एंड एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ये सब आइटम्स जो थे ऐड होने वाले थे। ठीक है ना, चलिएगा अब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट हमारा इस तरह से होता है। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का 2 फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। एक आपका मेन फॉर्मेट ये होता है, दूसरा अल्टरनेट फॉर्मेट होता है। पहले हम लोग ये फॉर्मेट देख लेते हैं और इस फॉर्मेट में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जब भी बनाए तो उसका हेडिंग जरूर लिखें, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ। इसके बाद हर एक आदमी का जिसका हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। सपोज दैट हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं राम का, तो हमारा क्या हो जाएगा हेडिंग में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ राम। ठीक है, इसके बाद एस ऑन, किस समय बनाया जा रहा है, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पीरियडिकली बनाया जाता है, या तो कुछ लोग जो होते हैं मंथली बनाते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली बनाते हैं, कुछ लोग हाफ ईयरली बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ईयरली बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सपोज डेट आप बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वह आप बना रहे हैं 28 फरवरी 2021। ठीक है ना, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा एस ऑन
28 फरवरी, सेकेंड मंथ जो हो जाए 28 फरवरी 2021, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसका जो अमाउंट होंगे हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आपको इस तरह से समझाते हैं, ये आपका इनर कॉलम होंगे, ये आपका आउटर कॉलम होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले कॉलम को आप इनर कॉलम समझिए और सेकंड वाले कॉलम को आप आउटर कॉलम समझिए। इसमें अब आपको ऐड करना है, पहले हमने बताया दो बातें, एक ऐड करने वाला और एक घटाने वाला। तो ऐड आपको करना है, अगर आपका चेक इशूड किया गया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को आपने इशू किया है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट करने के लिए, उसको आप लिखिएगा इनर कॉलम में, ठीक है। और ये नंबर 1, नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, चेक इशू किया गया है लेकिन वो कैश नहीं हुआ है, उसे भी इनर कॉलम में। जितना भी ऐड होने वाला आइटम्स होंगे वो सभी को हम इनर कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि तीसरा देखते हैं, तो तीसरा अगर देखते हैं तो हमारा है चेक इशूड बट रिटर्न, चेक इशू किया गया था लेकिन कोई कारणवश बैंक से रिटर्न कर दिए गए हैं, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। फोर्थ नंबर पर देखते हैं इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है ना, इंटरेस्ट अलाउड या तो फिर क्रेडिटेड बाय बैंक, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर फिफ्थ नंबर पर देखते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और देखते हैं सिक्स्थ नंबर, कहता है कि आपका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है बैंक से कलेक्ट किए गए, इसे भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और अगर अब इतना और आगे भी आइटम्स हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी ऐड होने वाले आइटम्स होंगे वो सभी को हम लोग यहीं पर लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद देखिएगा, इसके बाद आप जो है यहाँ से एक सिंगल लाइन इस तरह से ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना, इस तरह से सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब आइटम्स जो भी होंगे, ये सभी आइटम 6 आइटम्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ऐड करने के बाद यही लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, जो अमाउंट आपने लिखा है, यही लाइन पर आप जो है यहाँ पर आउटर कॉलम में इसको दिखा दीजिए, ठीक है। ये 6 आइटम्स को जोड़ करके वही लाइन पे हम लोग आउटर कॉलम में दिखा देंगे। फिर ये आइटम और ये आइटम्स, ठीक है ना, ये दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसके नीचे वाला लाइन में आपको दिखा देना है। बस समझ में आया, ये 6 आइटम्स को ऐड करके आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद ये और ये दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पर नीचे लाइन के नीचे ड्रॉ दिखा दीजिएगा। और इतना कर लेने के बाद आपको अब लेस करना है, ठीक है, लेस करिएगा। तो लेस आपको क्या करिए, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन आपने लिखा है ना, इसके सामने ये लाइन और इसके सामने एक और लाइन जो होंगे ये आपका खाली रहेंगे, ठीक है ना। इसके सामने ये लाइन आपका खाली रहेंगे। अब लेस आपको करना है, नंबर 1 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, ठीक है ना। इसको भी आप फिर से इनर कॉलम में लिख दीजिएगा। सेकंड देखते हैं, बैंक चार्जेस नॉट
रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। थर्ड देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक में पेड किया गया है, इसको भी आप यहाँ दिखा दीजिएगा। फोर्थ देखिएगा एनी अमाउंट विच इज wrongly डेबिटेड इन पासबुक, ठीक है ना, यानी कि एनी अमाउंट विच इज रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, या तो फिर आप उसी को कुछ बुक में जो होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, रॉन्ग डेबिट बैलेंस, ठीक है ना सर, रॉन्ग डेबिट इज गिवन बाय बैंक इन पासबुक, ये सभी को आप जो है इनर कॉलम में लिख दीजिएगा। इनर कॉलम में लिख देने के बाद आपको फिर से वही काम करना है, ये चारों आइटम्स के नीचे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था। ये चारों आइटम्स को ऐड करके आप जो है इसे आउटर कॉलम में यहाँ पर दिखा दीजिएगा, वही वाला लाइन में, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये अमाउंट को ये अमाउंट से आपको घटा देना पड़ेगा, क्या करिएगा, लेस करिएगा, ठीक है ना, ये हो गया लेस। अब आपको इसमें से जो घटाने के बाद जो आएंगे उससे आप जो है नीचे शो करिएगा, ठीक है ना, नीचे दिखाइएगा। बात समझ में आ रहा है? ये आइटम्स को ये आइटम से घटा करके आपको नीचे दिखा देना है, और आपको नीचे लिखना है क्या, ये लाइन के सामने ही लिखिएगा बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के आधार पर आपका ये बैलेंस है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है कैश बुक में अगर इतना रुपए जो भी अमाउंट हो, तो आपको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ आ रहा है वो पासबुक पर आपको उतना अमाउंट शो कर रहा होगा। बात समझ में आया ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सिंगल लाइन तो हम लोग दे दिए, उसके बाद डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। डबल लाइन से हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज, और ये हमारा फॉर्मेट बन करके तैयार हो गया। एक बार फिर से हम लोग फॉर्मेट को अगर देख ले तो कहता है फॉर्मेट में हमारा जो होता है बैलेंस एज पर कैश बुक होंगे, उसे हम लोग आउटर कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने वाले में क्या हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसे इनर कॉलम में, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, उसे भी इनर कॉलम में, चेक इशूड बट रिटर्न्ड इनर कॉलम में, इंटरेस्ट अलाउड या फिर क्रेडिटेड बाय बैंक इनर कॉलम में, उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर भी इनर कॉलम में, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक इनर कॉलम में। ये सभी को ऐड करके हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद फिर हम ये वाला आइटम यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक वाला, और फिर ये जो हमने यहाँ पर ये सभी को ऐड करके यहाँ पर लिखा है वो दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे उसके नीचे लिख देंगे। ये ध्यान में रखना है कि ये लाइन के सामने जो होंगे आपका लाइन एक खाली रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेस करना है। लेस में नंबर 1 अगर देखिएगा तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड और कलेक्टेड इनर कॉलम में, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इनर कॉलम में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक इनर कॉलम में, अमाउंट एनी अमाउंट विच इज रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, या तो फिर रॉन्गली डेबिट बैलेंस इज गिवन बाय बैंक इन पासबुक, ये सबको इनर कॉलम में लिख करके ये सभी आइटम्स को ऐड करके यहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है ना। ये सभी आइटम्स को ऐड करके यहाँ पर दिखाइएगा, और उसके बाद ये वाले अमाउंट में से ये अमाउंट को घटा करके यहाँ पर नीचे दिखा दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। और ये आपका जो है फॉर्मेट बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास, आप लोग के पास, सभी के पास जो है आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक तो होंगे, है ना। डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक होंगे तो उसमें से आप लोग इलस्ट्रेशन 1 निकालें, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 निकालें और देखिएगा आगे क्या किस तरह से बनाए जाएंगे।
इलस्ट्रेशन 1 अगर आप लोग सभी कोई निकाल लिए होंगे, हर एक बुक में पेज नंबर अलग हो सकता है, इसलिए हम पेज नंबर की चर्चा नहीं यहाँ पर करेंगे। आपको सेक्शन हम बता देते हैं। सेक्शन जो होंगे बुक का, वो आपका जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिए हुए होगा उसके नीचे होगा इलस्ट्रेशन 1 अगर देखिएगा तो कहता है कि द कैश बुक ऑफ रमेश सोन बाई बैलेंस 790। रमेश का कैश बुक है वह दिखा रहा है 790 रुपया। ठीक है ना, रमेश का कैश बुक है जिसमें आपको दिखा रहा है 790 रुपया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, रमेश का हम लोग बनाएंगे तो रमेश। ठीक है ना, रमेश का कैश बुक में यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक में कितना रुपया दिखा रहा है, 790 रुपया। ये हो गया हमारा 790 रुपया। ठीक है ना, अब फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि विच इज नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन बाय पासबुक। यह जो है पासबुक के आधार पर बैलेंस नहीं मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा फ्रॉम द कुछ नोट किया है, रमेश ने कुछ नोट्स किया है कि इसकी वजह से नहीं मैच कर रहा है, वो अब आपको दिया है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है ना, चेक इशू जो है, चेक को क्या किया गया, पेड इनटू बैंक, बैंक में चेक को हमने पे किया है लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया। तो आप लोग खुद सोचिए इसमें से कौन सा है। चेक को बैंक में जमा कर दे, चेक डिपॉजिटेड लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि ये वाला आपका है। कितना रुपया जो है नहीं हुआ है, 215 रुपया। तो चलिए इसको हम लोग 215 रुपये यहाँ पर पहले लिख देते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं करिएगा, आप लोग ना पहले एक निशान लगा दीजिएगा कौन सा आइटम जोड़ने वाला, कौन सा आइटम घटाने वाला। यानी कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपका क्या करने वाला है, घटाने वाला है। तो उसको थोड़ा सा मार्क करके रख लीजिएगा, घटाने वाले आइटम्स को अभी डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, मार्क कर लीजिए कि ये आइटम्स आपका घटने वाला है। सेकेंड आइटम देखते हैं, कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, ऐड होने वाला आइटम्स को आप जो है डायरेक्ट लिख दीजिएगा। कितना रुपया, 255 रुपया। तो ये हो जाएंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 255 रुपये। थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एट एंटर्ड इन द कैश बुक। कहता है कि बैंक ने क्या किया है, चार्ज किया है, डेबिट बाय द बैंक, बैंक का डेबिट किया हुआ है। तो यानी कि यही है ना आपका डेबिट किया हुआ है, रोंगली डिपॉजिट, ये वाला है कि नहीं। तो यानी कि बैंक चार्जेस के नाम से भी आप दिखा दीजिए, या तो फिर आप इस तरह से लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, रॉन्ग डेबिट बैलेंस गिवन बाय बैंक इन पासबुक। ठीक है ना, कितना रुपया है, 5 रुपया। तो चलिए इसके लिए हमने लिख दिया 5 रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट को अलाउ किया गया है लेकिन इंटरेस्ट को अलाउ किया गया है लेकिन कैश बुक में मेंटेन नहीं किया। तो बैंक में यानी कि तो मेंशन किया गया होगा ना, बैंक में तो एंट्री हुआ होगा उसका, इंटरेस्ट अलाउड या फिर क्रेडिटेड बाय बैंक, ये है ना, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक। तो चलिए ये वाला है आपका। तो कितना रुपया है देख लेते हैं, 4th नंबर है। तो ये चलिए 4th नंबर में कितना रुपया है, क्रेडिट किया गया है, इंटरेस्ट जो है वो आपका 10 रुपया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 10 रुपया। ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखते हैं अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक एज डिविडेंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कहता है कि अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक या फिर डिविडेंड एज डिविडेंड। तो डिविडेंड वाला ये वाला पॉइंट है कि नहीं, ये डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है ना, यानी कि ये ऐड होने वाला आइटम्स है। कितना रुपया, 150 रुपया। ठीक है, ये हो गया 150 रुपये। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आपका सेकंड और थर्ड डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड और थर्ड को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा से क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इधर से क्लियर हो गया। अब यहाँ से भी ये दोनों को क्लियर कर देते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर यूज नहीं हुआ। ठीक है ना, हम आपको जो, आप लोग इस तरह से नहीं करिए, आप लोग को हमने बता दिया जो भी ऐड होने वाले आइटम्स होंगे उससे पहले आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे किस तरह से करना है। ठीक है ना, यहाँ से ये भी हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा सेकेंड और थर्ड, यानी कि सेकेंड और थर्ड को हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा।
यहाँ से हमने सेकंड और थर्ड को भी क्लियर कर दिया। अब इसको बढ़िया से फिर से नंबर दे देते हैं। तो नंबर हमारा जो हो जाएंगे, नंबर भी गड़बड़ हो जाएंगे। ये हमारा नंबर जो है यह सेकंड नंबर हो जाएंगे, ये हमारा थर्ड नंबर हो जाएंगे, यहाँ से ये हमारा जो है सेकंड नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आइएगा, आप लोग किस तरह से करिएगा, आप लोग ऐड होने वाला आइटम्स को पहले लिखते चले जाइएगा। ठीक है ना, ऐड होने वाले आइटम्स को आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, 255 रुपया और 10 रुपया और 150 रुपया को आप जोड़िएगा तो 415 रुपये होंगे। ठीक है ना, कितना रुपये होंगे? 415 रुपये। ये तीनों को जोड़ने पर कितना रुपया हुआ था? 415 रुपया हुआ था। तो इसे आप जो है यहाँ पर दिखा दीजिएगा 415 रुपये। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करिएगा, 790 रुपया और 415 रुपया को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, 790 रुपया और 415 रुपया को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 1205 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1205। यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 1205 रुपया। ठीक है ना। अब इधर से देखिएगा तो 215 रुपया और 5 रुपया, यानी कि कितने होते हैं? 220 रुपये। तो यहाँ पर आप जो है लिख दीजिएगा 220 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 220 रुपया। अब आपका 1205 रुपया में से आप जो है 220 रुपया को लेस कर दीजिएगा। 1205 रुपया में से 220 रुपया को लेस कर दीजिएगा तो आपके पास 985 रुपये होंगे, 985 रुपीज़। कितने होंगे? 985 रुपीज़। ये हो जाएंगे 985 रुपीज़। और इस तरह से हमारा जो है इलस्ट्रेशन 1 जो है वह बन करके समाप्त हो जाता है। आप लोग देख लीजिए किस तरह से हमारे यहाँ हमने बनाया है इसे, और आप लोग भी प्रयास करिए कि इस तरह से ही बनाएं। ठीक है ना। और तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।